बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया था। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12.2 को चेक करते हैं। इसको काइंडली आप लोगों ने ज़रा गौर से देखना भी है, समझने की कोशिश भी करनी है। बड़ी हम दो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन हमने कहा था क्या होंगी, बड़ी रेडली आउटवर्ड होगी। और इसी तरह हमने ये भी कहा था कि अगर दो चार्जेस सिमिलर होंगी तो इनमें क्या होगा, ऐसे करके कोई डिस्कस किया था कि वहाँ पे ये ऐसे रिपेल करेंगी और ऐसे करके हमने कोई यहाँ पे एक फील्ड फ्री रीजन भी बनाया था। इधर भी कोई सेम इसी किस्म की सिचुएशन है। वो कहते हैं जी टू पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो लाजमी बात है फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट के ऊपर क्या होनी चाहिए, ज़ीरो ही होनी चाहिए और दरमियान में ही कहीं होगी। चले चेक कर लेते हैं कि कैसे होगा। बट ये दो कोई चार्जेस हैं, ये आप लोगों का प्लस चार्ज है, ये भी कोई Q1 है और ये आप लोगों का कोई Q2 चार्ज है और ये वाला भी प्लस ही है जी। साइज़ बराबर ही तकरीबन बना देते हैं आपको समझाने के लिए। दूसरी बात बड़ी, ये हमने कहा था कि R को हमेशा कहाँ से लेना है, इनका जो दरमियानी फासला है हमेशा इनके सेंटर से लेना है जी। अब उसने ये कह दिया है टू पॉजिटिव चार्जेस हैं Q1, दूसरा कौन सा है बेटी, Q2 है। Q1 आपका बड़ा चार्ज है, वो लिखा हुआ है जी 16 माइक्रो सी है। जो Q2 है वो आप लोगों का 4.0 माइक्रो सी है जी। दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। फिर वो कहते हैं सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। इन दोनों का जो दरमियानी फासला है वो कितना है बेटी, 3 मीटर का है। वो कहते हैं फाइंड द स्पॉट ऑन ए लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब आप लोगों ने पहले तो ये डिसाइड करें, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कहाँ पे ज़ीरो होगा। वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा दोनों अगर सिमिलर चार्जेस होंगे, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी तो हमेशा फील्ड फ्री रीजन उनके हमेशा सेंटर में होगा, जिसको हमने नाम दिया था, कोई तीन एक नाम दिए थे शायद कार, फील्ड फ्री रीजन भी कहा था, फिर हमने एक न्यूट्रल रीजन भी कहा था शायद, और एक तीसरा ज़ीरो फील्ड रीजन भी कोई नाम दिया था। ऐसे करके तीन नाम दिए थे। अब बेटी इसमें आप लोगों ने देखना है, पहली बात ये तो डिसाइड हो गई कि इसका कहीं इन दोनों के दरमियान में फील्ड फ्री रीजन होगा। अब पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ पे होना चाहिए। बेटी देखिए ये 16 है, ये आप लोगों का 4 है, तो किस साइड पे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, लाजमी बात है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, उससे कुछ दूर होगी। जिसकी मैग्नीट्यूड कम है उससे थोड़ी सी करीब हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कहते हैं कि यहाँ कहीं इस पॉइंट के ऊपर इससे थोड़ा सा ज़्यादा बना लेते हैं, इसके करीब कर लेते हैं, क्योंकि इसकी 16 है, इसकी 4 है। तो बड़ी यहाँ किसी पॉइंट के ऊपर हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, फील्ड फ्री रीजन है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ क्या आ रही है, वहाँ पे ज़ीरो आ रही। तो यहाँ पे बड़ी मैं कहता हूँ इस साइड से इसके सेंटर से ये वाला फासला अगर D है तो ये वाला कितना बचेगा, टोटल हमें पता है वो है आप लोगों का 3। तो लाजमी बात है ये अगर D है, टोटल 3 है, तो ये आप लोगों के पास बचेगा 3 माइनस D। अब यहाँ पे सिचुएशन आप लोगों के लिए क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, एक की डायरेक्शन इधर है, और दरमियान में तो नहीं, एक साइड के ऊपर यहाँ पे एक फील्ड फ्री रीजन बन रहा है। जिस तरह वहाँ मैं बता चुका हूँ कि एक न्यूट्रल रीजन होता है, एक ज़ीरो फील्ड रीजन होता है, और तीसरा भी एक हमने नाम दिया है कि फील्ड फ्री रीजन होता है। अब बेटी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा। अब देखें, सबसे पहले अगर दो सिमिलर होंगे तो उनके कहीं सेंटर में या दरमियान में किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रीजन होगा। लेकिन अगर एक प्लस है, सपोज कर लेते हैं एक प्लस है, दूसरा आपका माइनस है, उसमें हम डिस्कस कर चुके फील्ड कहाँ से जनरेट होंगी, प्लस से निकलेंगी और माइनस की तरफ जाएंगी। इसमें कहीं भी सेंटर में फील्ड फ्री रीजन नहीं होगा, तो फिर कहाँ पे लाई करेगा। हमेशा आप लोगों ने फिर उसके साइज को देख लेना है कि चार्ज का साइज कौन सा बड़ा है, और मैक्सिमम जब भी आप कैलकुलेशन में जाएंगे आगे, या कि एक न्यूमेरिकल भी है, तो आप लोगों को फील्ड फ्री रीजन माइनस से कहीं दूर साइड पे मिलेगा। तो वहाँ पे हम लोगों ने और डिफरेंट काम करना है, यहाँ पे हमने और काम करना है जी। अब हम देखते हैं इन दोनों का इफेक्ट कहाँ पे जीरो आ रहा है। तो आप लोगों का ये आएगा जी E1 माइनस E2 किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर, या E1 किसकी इक्वल आना चाहिए, E1 इज इक्वल टू किसकी इक्वल होना चाहिए बेटे, E2 के बराबर। अब सबसे पहले ज़रा चेक कर लेते हैं गिवन डेटा में। उसी तरह जी गिवन डेटा में
Q1 आपको पता है, Q1 कितना है जी आप लोगों का, विच इज इक्वल टू 16 माइक्रो सी जी। सबसे पहले उसी तरह Q1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 16 10 की पावर माइनस 6 सी। इसी तरह बेटा जी आप लोगों का Q2 कितना है, Q2 इज इक्वल टू 4.0 माइक्रो सी है, तो Q2 कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 4.0 10 की पावर माइनस 16 सी। अब इस साइड से डिस्टेंस इसको मैं R1 दे देता हूं, तो R1 कितना है बड़ी, विच इज इक्वल टू 3 माइनस डी ले लेते हैं। और आप लोगों का जो R2 है इस साइड से जो फासला है उसको मैं क्या ले लेता हूं, D। कल हमने पढ़ा था E किसके बराबर था, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसी से मैं अब डायरेक्ट जाने लगा हूं, E1 मैं ले देता हूं, E1 किसके बराबर आ जाएगा बड़ी, KQ1 ओवर R1 का स्क्वायर। और इधर सेम E2 किसके बराबर आ जाएगा, KQ2 ओवर R2 का स्क्वायर जी। अब आपको पता चल गया R1 कितना है जी। अब क्लियर, E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बड़ी, KQ1 ओवर 3 माइनस डी इसके होल का स्क्वायर। और जो आप लोगों का E2 है वो किसके बराबर आ जाएगा जी, KQ2 ओवर क्या आ जाएगा, R2 की जगह आप लोगों ने क्या फिट कर देना जी, D इसका स्क्वायर। अब कंडीशन हम देख चुके हैं कि सेंटर में या सेंटर से दूर कहीं से फासले के ऊपर हमारा एक फील्ड फ्री रीजन बन रहा था। वहाँ हमने कहा जी कंडीशन क्या है, E1 माइनस E2 का आंसर क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए, क्योंकि वो फील्ड फ्री रीजन है। तो वो कंडीशन आ गई जी, E1 किसके इक्वल होना चाहिए बेटे जी, आप लोगों का E2 के बराबर जी। आप लोग वैल्यू, मैंने अभी इसलिए वैल्यू नहीं फिट की, अभी आप देख लें कि ऑलरेडी मैं, क्योंकि साइंस कहती है आप लोगों ने हमेशा सिंपलिसिटी की तरफ जाना है, चीज़ को सिंपल करना है, कम्प्लेक्स साइड पे नहीं जाना। तो देखो क्या आ जाएगी, KQ1 ओवर क्या आ जाएगी जी, 3 माइनस डी इसके होल का स्क्वायर इज इक्वल टू जी KQ2 ओवर जी डी के भी होल का स्क्वायर। बड़ी के आप लोगों को के से गया, अब मैं सिर्फ क्या बच गया जी, Q1 ओवर 3 माइनस डी इसके होल का स्क्वायर इज इक्वल टू जी के कट गया, Q2 ओवर जी डी का होल का स्क्वायर जी। अब यहाँ पे मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ। Q1 आपको पता है कितना है जी, 16 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस डी इसके होल का स्क्वायर इज इक्वल टू जी Q2 की वैल्यू आप लोग को पता है 4.0 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई डी के होल का स्क्वायर जी। बढ़िया, आप देखें 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 से गया। अब देखें क्या बचा जी, आपके पास ये बच गया है जी 16 ओवर 3 माइनस डी इसके होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई डी का स्क्वायर जी। अब देखें इसको इधर ले आते हैं, तो ये 16 ओवर 3 माइनस डी इसके होल का स्क्वायर, लाजमी बात है 4 इधर होगा, डिवाइड इज इक्वल टू 1 ओवर डी का स्क्वायर जी। ये 4 टाइम्स 4 ओवर 3 माइनस डी इसके होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर डी का स्क्वायर। ये क्लास मल्टीप्लाई करवा दें, 4 डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस डी इसके होल का स्क्वायर जी। इक्वेशन ओपन कर लेते हैं, 4 डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस क्या आ जाएगा डी का स्क्वायर माइनस 6 डी जी। इस पूरी फैक्टर को इधर ले आते हैं तमाम को, 4 डी का स्क्वायर माइनस डी प्लस 6 डी माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक डी स्क्वायर ख़त्म, तो ये बच जाएगा बड़े 3 डी का स्क्वायर प्लस 6 डी माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेते हैं, डी का स्क्वायर प्लस 3 वाला 2d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, डी का स्क्वायर प्लस 3d माइनस डी माइनस 3 इज इक्वल टू 0 जी। इसके बाद ये क्या करना है जी, इसमें से डी कॉमन आ रहा है, डी इंटू डी प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जी। क्या मान गया जी, डी माइनस 1 इंटू बेटे जी क्या आ जाएगा, डी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपकी टू वैल्यूज आ गई हैं, एक डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0
और दूसरी क्या आ जाएगी d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास d की 2 वैल्यूज आ गई, d इज इक्वल टू 1 व -3। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या इसमें -3 वैल्यू आ सकती है। जी इधर आपने गौर करना है, 3 तो ये टोटल है, लाजमी बात है इस साइड पे 1 तो आ सकती है, लेकिन -3 कभी भी नहीं आ सकती। तो इसलिए आप लोगों का आंसर क्या होगा, d इज इक्वल टू 1। और उसने पहले डिस्टेंस बता दिया है कितने बेटे, ये 3 मीटर का। तो अगर ये 1 मीटर पे है, अब देख लें, इसका मतलब ये है कि अगर हम Q2 की साइड से देखते हैं, Q2 की साइड से आप लोगों का फील्ड फ्री रीजन कहाँ पे बन रहा है, 1 मीटर के फासले पे। लेकिन जब आप Q1 साइड से देखेंगे फिर कितने बनेगा, तो 3 - 1, इसके बाद 2 मीटर के फासले में 2 और +1 वाला क्या बन जाएगा आप लोगों का, 3 बन जाएगा। इसलिए बेटे जी इस चीज़ को ज़रा गौर से देखना है आप लोगों ने कि अगर दो सिमिलर चार्जेस होंगी तो आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट पे कैंसल आउट करेंगे और उनके दरमियान में किसी पॉइंट के ऊपर करेंगी। लेकिन अगर डिसिमिलर चार्जेस हैं फिर तो हमने कहा था कल कि हमेशा प्लस से ओरिजिनेट होंगी, किधर टर्मिनेट होंगी, हमेशा नेगेटिव की तरफ। अब इसमें तो फील्ड फ्री रीजन नहीं बन रहा, तो फील्ड फ्री रीजन कहाँ बनेगा, आप लोगों का आउटसाइड बनेगा। तो वहां आप लोगों ने E1 + E2 करना है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, E1 - E2 किया है। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, इसके बाद ये इस एग्जांपल के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। आप लोगों की बुक में 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन हैं। जनरल लाइफ में भी आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन हम पहले देख चुके हैं। याद होगा आप लोगों ने मैट्रिक लेवल में भी कुछ पढ़ी होगी। हमने कहा था जी कम वगैरह को अगर वो बालों के अंदर काम करेंगे तो उसके ऊपर भी चार्जेस आ जाते हैं। फिर हमने कहा था कि अगर गिलास की राड को ऊनी कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस, अगर सूती के ऊपर रगड़ते हैं तो नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। इस बेस पे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। उस बेस पे आप लोगों ने शायद देखा होगा कि एक टैंकर है, टैंकर के साथ भी आप लोगों ने ऐसे करके एक पीछे जंजीर लटकी होती है। तो हमने कहा था वो जो टैंकर होता है, ये फिगर थोड़ी सी ऐसे बन गई है अदरवाइज जी, ये टैंकर के साथ जो जंजीर लगा होता है वो क्या करता रहता है, हर वक्त ग्राउंड को टच करता रहता है। तो ड्यू टू एयर फ्रिक्शन उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं और उस चार्जेस को ग्राउंड करना ज़रूरी होता है। अगर अदरवाइज़ कोई अगर आग जला ले या स्मोकिंग के लिए अगर वो ऑन करता है लाइटर वगैरह को तो फिर भी आग यहाँ पे लग सकती है। तो इसलिए वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, उसके साथ वो जंजीर क्या करता रहता है, ज़मीन को टच करता रहता है। इससे वो तमाम के तमाम चार्जेस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर से वो तमाम के तमाम डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने गाड़ी के पेंट वाला भी पढ़ा था कि अगर हमने गाड़ी के ऊपर पेंट करना है तो वो क्या करते हैं, इस गाड़ी के एक टर्मिनल को ग्राउंड कर लेते हैं तो एक के ऊपर 0 पोटेंशियल दे देते हैं। फिर वो जो पेंट होता है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, इसको माइनस कर देते हैं। और जो पेंट ड्यू टू फ्रिक्शन निकलता है वो पहले आर्टिकल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज आएगा हमेशा ड्यू टू फ्रिक्शन ही आएगा। तो वो पेंट जैसे निकलता है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो लाजमी बात है जब गाड़ी के ऊपर पड़ता है तो प्लस और माइनस मिलते हैं तो वो पक्का एक परमानेंट इंप्रेशन या उस पेंट का ऊपर प्रॉपर सटीक हो जाता है। इसी तरह आप लोगों ने शायद सुना हो एरोप्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स के जो टायर्स होते हैं बड़ी वो भी कंडक्टिंग मटेरियल के होते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी जब वो एयर में मूव करते हैं तो ड्यू टू एयर फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर भी चार्जेस आ जाते हैं। तो वो जैसे ही ज़मीन के ऊपर लैंड करता है तो उसके जो टायर्स हैं वो ज़मीन के साथ ग्राउंड के साथ क्या कर देते हैं, तमाम चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कभी आप लोगों का एक्सपीरियंस हुआ हो जब वो एरोप्लेन उतरता है उसमें से आग सी निकल रही होती है। इसी तरह बैठ जाए आजकल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर जिसके ऊपर पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, इसके ज़रिए वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स जिनमें से डस्ट वगैरह निकलती थी उन्होंने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर के ज़रिए ऐसे करके ना उसके अंदर वो जो डस्ट होती है वो कलेक्ट करते हैं एक ऐसे बॉक्स के अंदर। उस डस्ट के अंदर ऐसे प्लस और माइनस के राड लगा लेते हैं, एक को प्लस दे देते हैं एक को माइनस। तो तमाम मटेरियल जो डस्ट फॉर्म में होता है वो प्लस माइनस राड के ऊपर कंबाइन होता है। फिर इसको ऐसे मूव्स करवाते हैं तो वो डस्ट नीचे गिर के फिर एज ए मटीरियल को वो दोबारा यूज़ करते हैं।
इसी तरह बैठ आप लोगों की दो एप्लीकेशन जिधर जो आगे हम स्टडी करने जा रहे हैं, एक आप लोगों की फोटोकॉपियर मशीन है और इंकजेट प्रिंटर है। उनके अंदर भी हम इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के असूल के ऊपर काम करते हुए उनको आगे फिर स्टडी करते हैं।